चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या कर लिया, फोटो सेल के अलावा उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग वाला जो डे था उसके अंदर हमने सबसे पहले इस चैप्टर का आधा नाम लिखा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके अंदर हमने प्रूफ किया था बातों बातों में कि लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब लाइट के पास किस तरह का नेचर है, डुअल नेचर है। और तब आपका चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर कल ही स्टार्ट हुआ और कल ही खत्म हो गया आपका। मैटर की बात सिर्फ कल वाले लेक्चर में हुई है, उसके अलावा कहीं मैटर की बात नहीं होती है ना। फिर आपने क्या किया कि भाई जो पार्टिकल नेचर वाले फिनोमिना हैं, वेव नेचर वाले तो सर हमने पढ़ लिए, एक था इंटरफेरेंस एक था डिफ्रैक्शन, वो दोनों पढ़ लिए। पार्टिकल वाला कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक, या फिर एक लिखवाया था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट तो आपके काम का नहीं है अभी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सिलेबस का था, हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। पहले उसकी हिस्ट्री देखी थी, सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया था, हर्ट्ज, फिर हेल्महोल्ट्ज, फिर उसके बाद लेनार्ड। फिर उसके बाद में हमने ऑब्जर्वेशन देखी, 2-2.5 दिन तक ऑब्जर्वेशन देखते रहे। फिर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ में कुछ ग्राफ भी बनाए थे। ऑब्जर्वेशन को सही एक्सप्लेनेशन तक पहुंचाया, पर बीच में हमने एक फेलियर भी दिखाया था। वेव थ्योरी का पहले फेलियर दिखाया, फिर आइंस्टीन की थ्योरी की एजम्पशंस लिखी, और उसके बाद वो एक टफ सी इक्वेशन लिखी थी आपने, है ना, काफ़ी मुश्किल सी थी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये था। उसके डिफरेंट फॉर्म देखे थे। उसके बाद एक ग्राफ देखा था वी एस वर्सेस न्यू, जिस ग्राफ का फायदा क्या था कि मार्क्स आएंगे एग्जाम में, और 2 फायदे थे ना, एक तो ये वाला और दूसरा क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका भी एप्लीकेशन वही है कि इससे भी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। और इसके बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। जैसे आप जाते हो ना मॉल के अंदर जाते हो, तो जैसे एंट्री लेते हैं तो गेट अपने आप खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जिट लेते हो तो भी खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब उनको पता लग जाए कि ये पंगे ही ले रहा है तो वो बंद खोल के रख देते हैं या बंद कर देते हैं, वो बात अलग है। पर जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं उसके अंदर ये काम आता है, ठीक है। और जैसे पार्किंग वाला सिस्टम होता है, पार्किंग करने वाला सिस्टम होता है ना, गाड़ी पार्क करनी है तो पार्किंग के लिए अपन तो ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से पार्क नहीं करते, कहीं भी घर के आगे थोड़ी सी खुली जगह तो हमें पार्क कर रहा है ना, ऐसे ही पार्क करके आए हैं अपने सारे। और पर प्रॉपरली तरीके से आप देखो तो कहीं भी जैसे सिनेमा हॉल है या कोई जिम है जहाँ पे ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होनी है, वहाँ पे एक पार्किंग के लिए उनको प्लेस लेना पड़ता है, और उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स फिक्स होते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी अच्छी प्लेसेस पर, अच्छी सिटीज़ के अंदर ऑटोमेटिक पार्किंग वाला सिस्टम भी होता है कि 1 गाड़ी आई, 2 आई, 3 आई, अगर 50 की जगह और 50 आ गई तो उसके बाद वो गेट क्लोज हो जाता है, फिर 51st जो आएगी ना उसको वो एंटर करेगा ही नहीं। यही लगा होता है वहाँ पे, काउंट करता रहता है। इस पे पहुँचते हैं। फिर अपन ने जो थ्योरी बात कर रहे थे कहाँ तक पहुँच गए थे, आइंस्टीन की बात कर ली थी, ग्राफ की बात कर ली थी, है ना, और ग्राफ के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस किया था। उसका फॉर्मूला याद है तुम्हें, क्या था लैम्डा का, h/p, एक ये फॉर्मूला था, एक और क्या था mv। इस mv को ही हमने क्या लिखा था, 2mk। इस k को एक बारी qv से रिप्लेस किया था तो ये बन गया था h/√2m/qv। एक बारी इस k को अपन ने 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इससे रिप्लेस किया था तो ये बन गया था h/√3mkBT, ये बन गया था। और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी, ये तो जनरल है, इन सब की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास ये क्या बन गया था, 12.27 रूट ऑफ वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। ऐसे याद रख लो, और हर एक फॉर्मूले की डेरिवेशन आपके पास है, ठीक है। ये हमारा कल तक का काम है। अब आज पे आते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास फोटो सेल, और देखो कि 2 तरह की हेडिंग पढ़ेंगे अपने इस ईयर। एक फोटो सेल पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एक कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल शायद आपने पहले नाम सुना हो सकता है, सोलर सेल देखे आपने ना, सोलर पैनल्स देखें तो उसके अंदर जो एक बॉक्स सा दिखता है वो सोलर सेल है, तभी तो पूरा जो है उसको सोलर पैनल बोलते हैं। तो सोलर सेल को बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो से वोल्टेज बनाने वाला सेल, ठीक है।
इसको फोटो सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, दिस इज फोटो सेल नॉट फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो साइड में लिख भी लेना कि एग्जाम में अगर फोटोवोल्टाइक सेल आया और गलती से आपने जल्दी जल्दी में ये पढ़ लिया फोटो सेल और ये कराए, तो आप तो सही करके आओगे पर क्रॉस लग जाएगा इस पे। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये है क्या चीज, कैसे काम करता है। ये एक अरेंजमेंट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे ना अपन लैबोरेटरी के अंदर, उसी को ही देखने का सेम अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ना। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल प्लेट लगा दी, एक सिलेंड्रिकल प्लेट लगा दी और इसके ऊपर लगा दिया फोटो मेटल। क्या लगा दिया? फोटो मेटल। फोटो मेटल मतलब वो मेटल जिस पे लाइट अगर आप इंसिडेंट कराओगे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करेगा, ठीक है। और उसके सामने हमने रख दी एक एनोड, और अब इसको कैथोड और इसको एनोड तभी कह सकते हैं जब इनके साथ अपन ने बैटरी कनेक्ट कर रखी हो। इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दे और इसके साथ में पॉजिटिव, ठीक है। क्या काम है इसका आपको पता है, दोबारा भी बात कर लेंगे। एक अपन ने रियोस्टेट लगा दिया, इस रियोस्टेट का काम होता है सिर्फ इस बैटरी की वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए यूज करें, ठीक है। कुछ डायग्राम के अंदर यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज ही वेरिएबल दिखा दी जाती है, तो ये नहीं लगा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, और उसका काम क्या है, करंट की रीडिंग को नोट करना, एमीटर, माइक्रो एमीटर, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस। अब ये काम क्या करता है, जैसे कि सपोज करो आपको अलग अलग लाइट रेडिएशंस मिल रहे हैं और आपको पता करना है कि किसकी इंटेंसिटी कितनी है। अलग अलग सोर्स हैं, एक की इंटेंसिटी कम है, एक इंटेंसिटी ज़्यादा है, आपको चेक करना है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। तो कैसे कर सकते हैं चेक, यहाँ पे आप लाइट सोर्स को लगाओ और ऑन करो, और इस सर्किट को भी ऑन कर दोगे, तो जैसे ही इसके ऊपर उसकी लाइट गिरेंगी यहाँ से फोटोन इस पे इंसिडेंट होंगे और निकलना स्टार्ट हो जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो निकल करके सामने जाएंगे, सामने जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। इसके अंदर कुछ रीडिंग आएगी, आप नोट कर लोगे। सपोज रीडिंग आ गई 5.0 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, नोट कर लिया। फिर आपने यहाँ से सोर्स हटाया, दूसरा सोर्स लगाया, एक सोर्स S1 लगाया तो ये रीडिंग आई। सपोज दूसरा सोर्स लगाया, फिर इसको ऑन किया, फिर उसकी लाइट को आने दिया, तो अब फिर कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर अगर इंटेंसिटी अलग है तो आपको पता है ना कि अगर इंटेंसिटी दूसरे वाले की कम हुई तो कम इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा हुई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और कम इलेक्ट्रॉन का मतलब कम करंट और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ज़्यादा करंट, है ना। तो अगर आपने जो दूसरा सोर्स लगाया वो कुछ भी चेंज है तो यहाँ पे करंट आपको अलग मिलेगा। कैसा मिल सकता है, अगर 6 मिल गया तो आप कहोगे कि भाई इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर आपको 3 मिल गया तो आप कहोगे कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात हो सकती है कि सर इंटेंसिटी पता करके हम क्या करेंगे। बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है, लाइक अगर आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तो अगर देखते हो तो जब कई बार गेम स्टॉप करना पड़ जाता है अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो लाइट मीटर से निकाल लेते हैं अपने और चेक करते हैं कि लाइटिंग है या नहीं। दिखना भी तो चाहिए ना, दिखे ही ना कि बॉल किसी के सर पे मार दे तो फिर फ़ायदा क्या, समझ गए। तो एक सिंपल सा यूज़ इसका ये है, ओके। और इसके बड़े स्मार्ट यूजेस हैं, इसके यूजेस बहुत सारे लिखे हुए हैं, इसके अंदर लाइन लगा रखी है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये। एक तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप अलग अलग लाइट को डिटेक्ट कर सकते हो इस करंट की रीडिंग को देख करके। आपके सामने अगर 2 बल्ब जला दिए जाएं, एक इंटेंसिटी बहुत तेज़ और एक की बहुत कम, लाइक एक बड़ी सारी ट्यूबलाइट और एक छोटी सी एलईडी, तो अपने देख के पहचान लेंगे। पर अगर 2 एक जैसी सी एलईडी हो हमारे सामने, उनकी इंटेंसिटी में फ़र्क पहचान सकते हैं हम क्या, कौन पहचान सकता है, ये पहचान सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स के अंदर से, आप देखो लिखा हुआ है फोटो सेल, पढ़ना स्टार्ट करो। उसमें लिखा है इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही बात लिखी है क्या? लाइट एनर्जी आने वाले फोटोन्स की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक आई, इसको अंडरलाइन कर लेना आप, इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं इसको। आई क्यों बोलते हैं इसको, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा एग्जाम बनाए तो एग्जामिनर पूछ सकता है, वाइवा वाला बंदा पूछ सकता है आपसे कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये कहाँ यूज़ होता है, सेंसर्स में यूज़ होता है। कि आप डोर के पास जा रहे हो तो आपको देख करके
डोर खुल जाएगा और जैसे आप निकलोगे तो डोर वापस से बंद हो जाएगा। तो एक तरह से सेंसर, और आई क्या है आपकी, सेंस ऑर्गन है ना, देखने का काम किया इसने, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं। एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेट अप इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल कोरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट लाइट, कोमा लगा के लिखो, इट प्रोवाइड्स, मैंने प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, इट वर्ड इज द मिसिंग हेयर, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द, इसके बाद लिखना स्टार्ट कर लेना, अबाउट द के बाद में लाइट सोर्स, बस। और जो ये लाइन रहेगी, ऑब्जेक्ट एज इट हैज बीन, इस लाइन को एक बार आप छोड़ दें, ब्रैकेट में डाल के कट कर देना इसको। उसके बाद जगह बड़ी है, जगह के अंदर डायग्राम बनाना है, आप बना लेना, नहीं बनाया तो काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है। और इस चैप्टर में से देखो, अगर एग्जामिनर ने सिंपल एग्जाम बनाना हुआ, जो कि इस ईयर की प्लानिंग है ना, इस साल तो बहुत ही फायदा आप लोगों को, पहले एक सिलेबस कम हो गया, चॉइसेस ज़्यादा मिल रही हैं आपको, देखा कोई सैम्पल पेपर, चॉइसेस ज़्यादा मिलेंगे इस ईयर, और ये फ़ायदा हो सकता है कि आपका लेवल थोड़ा आसान रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, डायग्राम भी आसान है, ठीक है, तो इसको जल्दी से तैयार कर लेना आज के आज ही। अ फोटो सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट सी, जिसको एमीटर बोलते हैं। इस प्लेट को सी क्यों बोला पता है ना, सी स्टैंड्स फॉर गुड, एंड अ वायर लूप ए, जिसको कलेक्टर कह दिया, सपोर्टेड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब। और ये जो है ये इवैक्यूएटेड होना चाहिए, इवैक्यूएटेड मतलब इसके अंदर वैक्यूम होगी, कोई भी गैस नहीं होगी। और ये जो मटेरियल है ये या तो ग्लास होगा या फिर ये, दोनों में फ़र्क पता है ना, क्वार्ट्ज लगाना ज़्यादा बेटर है या ग्लास, क्वार्ट्ज लगाना। अगर यूवी लाइट का इंटरेक्शन कराना है तो क्वार्ट्ज लगाओ, और अगर यूवी लाइट का इंटरेक्शन नहीं कराना तो फिर ग्लास ही लगा लो, फिर क्यों खर्चा करना, ठीक है, ठीक है। When light of suitable wavelength या frequency falls on the emitter C, photoelectrons are emitted, ठीक है, पता था अपने को। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं ढेर सारी, एप्लीकेशंस ऑफ फोटोसेल। नंबर 1, सम एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल आर गिवन। नंबर 1 क्या है, यूज्ड इन टेलीविजन कैमरा फॉर टेलीकास्टिंग सीन्स एंड इन फोटो टेलीग्राफी। ये देखो आपको यहाँ पे कितने यूजेस लिखे हुए मिल रहे हैं इसके, 12 यूजेस लिखे हुए हैं, 12 यूजेस लिखे हुए हैं, जितने से सारे लिखवा दिए गए थे। इनमें से काम के आप लिख लेना, जैसे कि पहले तो आप ये वाला पढ़ो, थर्ड वाले पे टिक कर लो, यूज्ड इन काउंटिंग डिवाइसेस, काउंट करने वाले डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं इसको। काउंट करने वाले डिवाइसेस में कैसे यूज करते हैं इसको समझो। जैसे मैंने ये बताया था ना कि ये काउंट कर सकता है, लाइक अगर यहाँ पे लगा दें तो काउंट कर लेगा ये, अगर आप 1 बाय 1 आ रहे होगे ना तो काउंट कर लेगा कितने मेंबर्स, कितने गेस्ट अंदर आ रहे हैं, ठीक है। कैसे काउंट करेगा वो समझते हैं। जैसे कि अब इसको देखो, इसको प्रॉपर ऑपरेट होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो ये वाला खुद सिस्टम अरेंजमेंट और एक चाहिए लाइट सोर्स। अगर ये लाइट सोर्स कट ऑफ कर दिया जाए, यहाँ से बंद कर दें तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो करंट भी बनने वाला नहीं है ना। तो आप ये समझो कि अगर हमने यहाँ पे फोटो सेल लगा रखा हो, यहाँ पे फोटो सेल लगा रखा हो और सोर्स यहाँ पे लगा रखा हो लाइट का, और इसमें से लाइट इस तक पहुँच रही है और इसके अंदर रीडिंग आए जा रही है। अब इमेजिन कर लो कि वहाँ पे लाइट सोर्स है और यहाँ पे इसके सामने कहीं पे फोटो सेल लगा रखा है, ठीक है, तो लाइट आ रही है। और जब भी काउंट करना होता है ना तब लाइट यूज़ करते हैं अल्ट्रा वायलेंट लाइट, ताकि इंसानों को नहीं दिखे पर इसको दिखती रहे। क्लियर, समझो अपने रूम में अरेंजमेंट बना लो, जो भी डोर है उसके एक तरफ तो आप लाइट सोर्स लगा दो और उसके दूसरी तरफ लगा दो फोटो सेल। क्लियर, तो अब क्या होगा कि जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर रीडिंग कॉन्टिन्यूसली आ रही है। पर जैसे ही कोई पर्सन एंटर करेगा वो एक बार के लिए इस बीम को तोड़ देगा ना, अगर एक बीम को तोड़ देगा तो इसके अंदर एक पल्स क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक मोमेंट के लिए करंट बंद हो जाएगा, ठीक है। और तब इसके साथ में एक काउंटर डिवाइस लगाना पड़ता है। बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं,
टाइमर, काउंटर, और बनाया भी जा सकता है उनको, कैसे बनाते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हमारी डिस्कशन नहीं है, वो थोड़ी डिटेल डिस्कशन है। उसमें आईसी यूज़ होती हैं, चिप्स यूज़ होती हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो आप फिलहाल ये समझो कि इसके साथ एक काउंटर लगा दिया जाए जो हर बार सर्किट ब्रेक होने पर काउंट करता हो 1 2 3। तो जैसे ही कोई भी पर्सन आएगा, एक एक करके आना चाहिए। एक साथ आएंगे तो वो 2 लोग एक काउंट हो जाएंगे। एक एक करके अगर आएंगे तो क्या होगा, एक बार ये बीम को ऑब्स्ट्रक्ट किया, एक बार रीडिंग इसके अंदर से कम हुई, और जैसे इसके अंदर से रीडिंग कम हुई काउंट कर लिया 1, फिर उसके बाद में फिर आना चालू हो गया, फिर दोबारा रीडिंग टूटेगी, काउंट बढ़ जाएगा 2 3 4 5 6, इस तरह से। समझ में आया? ऐसे काम करता है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि काउंटिंग डिवाइसेस में कैसे यूज होता है। ये जो हमको बता रहा था ना, काउंटिंग डिवाइसेस कहाँ पे काम आ सकते हैं, लाइक किसी पार्टी हॉल के अंदर के कितने गेस्ट बुलाने हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा सारा ऑडिटोरियम है, उसके अंदर एक बंदा कितने गिनेगा कि 2000 लोग आए कि 4000 लोग आए। अब मान लो 4000 की कैपेसिटी हो तो एक बंदा गिनने बैठ जाए कि 4000 आए हैं कि नहीं आए। उसके बजाय मतलब गिनना हो तो गिन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसका काम हो तो वो गिनेगा ही। पर अगर ये चीज़ लग जाए तो बेटर है ना, वो आपको बता देगा कि एट द टाइम अभी कितने लोग अंदर हैं, कितने आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक पार्किंग का बताया था, उसके अंदर भी ये होगा। अब उसके अंदर जो ये बीम को तोड़ने वाला है वो इंसान नहीं है, कौन है, कार है। ठीक है, ये होता है। और जो मैं आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बता रहा हूँ ना, जैसे गेट खुलने वाला, उसके अंदर भी यही होता है। उसके अंदर क्या होता है, रिले सर्किट लगे होते हैं। एक चीज़ पहले तो आपको समझ में आनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। रिले सर्किट नाम सुना कभी आपने? चलो आज सुन लिया। रिले सुना है? रिले रेस सुनी है? क्या होती? जिसमें बहुत सारे लोग भागते हैं पर अपना अपना हिसाब से भागते हैं कि एक जना यहां से यहां तक भागा, एक की रेस खत्म, दूसरे की शुरू, दूसरे की खत्म तो तीसरे की शुरू। 2 ही लोगों की मानो अगर रिले रेस है तो 2 लोगों की रिले रेस का मतलब एक की जब खत्म होगी तो दूसरे की शुरू हो जाएगी, है ना। और मान लो कंटिन्यूस होता जा रहा है, ये बैक टू बैक लैप्स है। तो इसकी जब 2 लोग हैं, एक की खत्म हुई तो दूसरे की शुरू, और इसकी जब खत्म होगी तो एंड चलता रहेगा। तो रिले सर्किट इसीलिए नाम दिया हुआ है कि कई बार अपने को ऐसे सर्किट यूज करने पड़ते हैं। सपोज मैं आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि सर्किट ए और सर्किट बी, 2 सर्किट लगे हुए हैं। ठीक है, अब पावर सप्लाई से इनको जोड़ दिया गया। इनको अंदर से देखने वाली अभी हमारी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है माने अभी हमारा नॉलेज लेवल वहां तक का नहीं है। बाद में कॉलेज लेवल में तो हो सकता है आप बनाओ भी इनको, आपके पास ये प्रोजेक्ट्स भी आए, जैसे भी सेमिनार के अंदर अपन बनाते हैं ना छोटी मोटी चीज़ें, वैसे बना भी सकते हैं, पर अभी नहीं चाहिए अपने को इतनी नॉलेज। सपोज पावर सप्लाई दे रखी है और 2 सर्किट लगा रखे हैं। एक में सपोज करो कि लाइट है, कुछ भी मान लो आप, और एक के अंदर सपोज बल्ब लगा हुआ है। अच्छा, लाइट तो बल्ब ही हो गया, फैन मान लो। तो जब तक लाइट जलती रहेगी तब तक फैन बंद रहेगा। सम हाउ बाय सम मीन अगर लाइट बंद हो जाती है तो फैन चालू हो जाएगा, अगर इन दोनों का कनेक्शन रिले सर्किट से करवा रखा है तो। ठीक है, कैसे करवाते हैं, रिले सर्किट क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हायर क्लासेस में फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। सारा कुछ तो इससे आएगा नहीं, है ना। तो ये जानने के लिए पढ़ते रहें फिजिक्स। अभी फिलहाल आपको रिले सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आया कुछ कुछ? रिले सर्किट का मतलब कि ये एक सर्किट जब ऑफ होगा ना तो दूसरे को चालू कर देगा, और जब ये वापस चालू हो जाएगा तो दूसरे वाले को ऑफ कर देगा। क्लियर? ऐसा कुछ। तो होता क्या है, जैसे ऑटोमेटिक डोर की बात करनी है अगर अपन ने, तो ऑटोमेटिक डोर के अंदर भी यही सिस्टम है, उसके आसपास भी यही सिस्टम लगा हुआ होगा। अब वो ये फोटो सेल और लाइट सोर्स कहाँ लगे होते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे आप देखते हो एक बड़ा सारा डिवाइस लगा होता है गेट के ऊपर जिसमें से लाइट आ रही होती है। अब वो हमें नहीं दिखाई देती, यूवी लाइट होती है वो। कहीं ना कहीं ऐसा सेटअप लगा होता है, आप कहीं भी ऑटोमेटिक किसी भी जगह पर जाओगे ना तो ऐसा कोई ना कोई एक सेटअप लगा होगा जिसके अंदर एक लाइट, मतलब एक, इसको अपन डिटेक्टर बोल देते हैं और इसको सोर्स बोल देते हैं। एक सोर्स और एक डिटेक्टर का ओरिएंटेशन लगा होगा हमेशा। ठीक है, और अगर कोई बंदा उसमें से जाएगा तो वो क्या करेगा, इसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसमें से करंट आना बंद हो जाएगा, माने ये सर्किट बंद हो गया, और इसके साथ
जो भी काम आपको करवाना है, जैसे कि गेट को ओपन करवाना, वो काम करवाना है, तो उसके सर्किट को आप रिले सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही इसमें करंट बंद होगा, उसके अंदर करंट चालू हो जाएगा और वो गेट खुल जाएगा। और जैसे वो बंदा निकलेगा, ये सर्किट चालू और गेट बंद। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे बर्गलर अलार्म होते हैं जो आपने देखे हैं, चोरी वाले अलार्म, मतलब चोरी ना हो वो वाले अलार्म, कि कोई भी चीज़ उठा लेते हैं तो अलार्म बनने लग जाते हैं। तो बहुत सारे जगह पे कार्टून के अंदर भी देखा होगा आपने, किसी में मूवी में भी देखा होगा, है ना। तो वहाँ पे भी यही सिस्टम है, वहाँ पे भी यही सिस्टम होता है कि वहाँ पे अलार्म कैसे बजता है, इसी की वजह से बजता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं या हाई लेवल की अच्छी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जिसमें, वहाँ पे फायर अलार्म लगे होते हैं, ऑटोमेटिक फायर अलार्म, वो भी इसी की वजह से लगे होते हैं। जैसे मान लो कि ये अपनी में लगा दें अपन, इमेजिनरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे फोटो सेल्स लगा देंगे अलग अलग जगह पर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसमें भी एक फिजिसिस्ट बंदा चाहिए कि कैसे लगाएंगे, ऐसे ही नहीं कि जहाँ जगह लग रही है वहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे अपन, ठीक है। और ये जो है फोटो सेल्स अरेंज कर दिए अपन ने हर जगह पर, और इसके साथ में अपने को एक सर्किट लगाना पड़ेगा, जिसमें इसके अंदर अब रिले सर्किट नहीं लगाना, इसमें डायरेक्टली स्पीकर लगाना है। समझो, मैं आपको ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिखा रहा हूँ। ये सर्किट के अंदर अपन ने स्पीकर लगा दिया डायरेक्ट, बिना रिले सर्किट के। अब ये फोटो सेल्स हर जगह पर ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, ये नीचे की तरफ नहीं लगाए जाते, क्योंकि नीचे की तरफ लाइट आ जाती है, ऊपर की तरफ लाइट जल्दी से नहीं जाती, और थोड़ी सी कवरिंग भी दी जाएगी इनको, ताकि आसपास की लाइट इन तक नहीं आए, ठीक है। तो अब जब कहीं पर आग लग गई है तो वहाँ से लाइट रेडिएशंस निकलते हैं, तो अगर नीचे आग लगी हुई तो आग के रेडिएशंस ऊपर तक जाएंगे, है ना। समझ के देखो कि ये ऊपर ही लगेंगे, ऊपर की तरफ लाइट कौन मारेगा, कोई जानबूझ के तो ऐसे लाइट तो मार के चलेगा नहीं। किसी को अगर रास्ता देखना है तो नीचे लाइट चाहिए, सामने लाइट चाहिए, ऊपर किसी को लाइट नहीं चाहिए, ऊपर तो बस सपोर्ट चाहिए अपन को, तो उसको ऊपर लगाते हैं। और ऊपर तक लाइट तभी पहुंच पाएगी अगर कहीं पे कुछ मिस हैपनिंग हो रही है तो, ठीक है। और अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो उसकी लाइट रेडिएशंस की वजह से इस तक लाइट पहुंच जाएगी, और लाइट अगर पहुंच गई तो ये सर्किट चल पड़ेगा, और अगर ये चल गया तो ये स्पीकर बच पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे दिमाग लगा लगा करके इसके कई सारे एप्लीकेशन है, क्लियर। तो आपने पढ़ लिया काउंटिंग डिवाइसेस, नंबर 1, नंबर 3 इसको टिक कर लो। यूज्ड इन बर्गलर अलार्म, बर्गलर पता ना तुम्हें कौन होता है? चोर। बर्गलर अलार्म में लगा होता है ये, और फायर अलार्म के अंदर लगा होता है। देखो फायर अलार्म के अंदर तो स्पीकर यहीं पे लगा हुआ है, बर्गलर अलार्म में रिले सर्किट के साथ लगा होगा। कैसे? समझ में आ रहा? तो मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें समझ में आ रहा। देखो इसके साथ में अपन ने रिले सर्किट के साथ स्पीकर लगा रखा हो तो क्या होगा? सपोज करो कि ये जो दरवाज़ा है ये सेफ वाला दरवाज़ा है, हैप्पी न्यू ईयर वाला, ठीक है, मूवी वाला। इसके पीछे बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं, बहुत सारा खजाना है भले कि कुछ भी नहीं, ठीक है। सपोज करो कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे पीछे खजाना छुपा हुआ है, ये हमारी तिजोरी का गेट है। तो अब हम बर्गलर अलार्म कैसे फिट करते हैं, कहाँ फिट करते हैं? वापस वैसे ही उस तरह से फिट करेंगे कि इस डोर को कोई खोले ना, है ना। हम क्या कर सकते हैं? सबसे सेफ कि बंद कर दो, दूसरा सेफ कुंडी लगा दो, तीसरा सेफ ताला लगा दो, और सेफ करना हो तो फिर अलार्म लगाएंगे, है ना। जब आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा है नहीं तो बस गेट बंद कर दो। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी पे आया बर्गलर अलार्म। वहाँ पे आप चाहते हो कि कोई इस तक पहुँचे ही ना, कोई इस तक पहुँच रहा हो तभी मुझे पता लग जाए, है ना, ताकि वो तोड़ने वोड़ने की हरकत करेगा तब तक हम पहुँच जाएं और हम तोड़ दें, मतलब जो भी है, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होगा, सपोज यहाँ डिटेक्टर लगा दें, और डिटेक्टर माने ये, और वहाँ पे लाइट सोर्स लगा दें। और लाइट कौन सी लगाएंगे? यूवी, उसको नहीं दिखेगी, हिडन चीज़ें लगेंगी। तो जैसे ही वो यहाँ तक आएगा तो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो इसको क्रॉस करेगा। पहले लाइट आ रही थी उसके आने से, तो ये सर्किट ऑन था, ये सर्किट, इसका ये काम है, ये सर्किट ऑन था तो ये सर्किट ऑफ था। जैसे ही वो क्रॉस करेगा क्या होगा? लाइट रोक देगा वो,
ये सर्किट बंद हो गया, ये चल पड़ेगा, और ये चल पड़ेगा तो इसमें से ट्यून बच जाएगी, जो भी आपने लगा रखी हो, लाइक चोर आया जो भी है वो चल पड़ेगा, और आसपास जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी पर्सन है, जो भी चीज़ है चला जाएगा, है ना। और जैसे भी एडवांस चीज़ें, जैसे आजकल मैसेजेस भी पहुंच जाते हैं, तो इसके अंदर ही वो सिस्टम लगाना पड़ेगा। सारी चिप्स वगैरह सारी लग जाती हैं आजकल, ठीक है। पीसीबीज बनानी पड़ती हैं, उस पर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो आपने थर्ड समझ लिया, आपने फोर्थ समझ लिया। फिफ्थ है टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। स्टार का टेम्परेचर समझने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टार का टेम्परेचर, या फिर जो फर्नेस होते हैं, फर्नेस मतलब जहाँ कहीं पे भी आग जल रही है, भट्टी, हाँ वो कह दो, तो जो भी है उनका टेम्परेचर अगर आपको मेज़र करना है तो वो भी इससे मेज़र कर सकते हैं। कैसे? मतलब उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए और भी अच्छे तरीके हैं, जैसे आपने अब देख लिया ना, इंफ्रारेड गन होती है, इससे भी मेज़र कर सकता है टेम्परेचर। इससे भी कर सकते हैं। कैसे? आप सोचो कि अगर दो जगह पर आग जल रही है, फर्नेस का मतलब वही है ना, आग से, डिग्री ऑफ हॉटनेस से, तो जहाँ पे कम आग होगी वहाँ पे लाइट रेडिएशंस भी कम होंगे, और जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइट रेडिएशंस भी ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे अगर लाइट रेडिएशंस कम या ज़्यादा हुए तो एमीटर से आपको पता लग जाएगा या नहीं, लग जाएगा। तो सेम उसी तरीके से आप कहीं भी किसी भी टेम्परेचर का पता भी लगा सकते हो। ओके ओके। इन पेपर इंडस्ट्री टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेपर, पेपर की थिकनेस पता कर सकते हैं इससे। वो कैसे पता कर सकते हैं? यहां बीच में पेपर लगा दो आप, पेपर की थिकनेस कैसे पता कर सकते हैं? जैसे कोई क्लॉथ हो, क्लॉथ की थिकनेस कैसे पता कर सकते हैं? सिंपल तरीके से, छोटे बच्चे की तरह आप सोचो, बिना दिमाग लगाए, कि कभी आपने ऐसे किसी भी कपड़े के थ्रू सी थ्रू करके देखा हो, लाइक एक हैंकी है हमारा पतला सा, उसको आंखों के आगे लगा करके बिल्कुल पास कर लें तो दिख जाता सामने वाला, है ना। अगर उससे कोई थिक क्लॉथ लेंगे अपन, लेदर जैकेट ले लो, दिख जाएगा क्या? तो बहुत ही थिक ले लिया। कुछ और थोड़ा थिक लेंगे अगर अपन, तो थोड़ा दिख जाएगा, थोड़ा नहीं दिखेगा। समझ पा रहे हो ना कि लाइट नहीं आती। तो सेम हेयर, पेपर की थिकनेस कैसे पता लगेगी? इस तरह से पेपर की थिकनेस पता लग जाएगी कि अगर आप अलग अलग पेपर लगा करके देखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन उसके हिसाब से होगा। अगर पहले 5 एम्पियर करंट आ रहा था, 5 माइक्रो एम्पियर, एक के लगाने से वो 4.9 हो गया और एक के लगाने से वो 4 हो गया, तो जिसके लगाने पे 4 हुआ वो ज़्यादा थिक है, ठीक है, ये मतलब है। तो और कौन सा रह गया? रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन कैमरा फिल्म, इसको आप छोड़ दो एक बारी, फर्स्ट सेकंड वाले छोड़ो, बाकी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा पीछे जो रह गए हैं, टू लोकेट फ्लो और होल इन फिनिश्ड गुड्स या मेटल्स वगैरह, गुड्स के ब्रैकेट मेटल्स भी लिख सकते हो। कहीं पे कोई छेद वेद है अगर, तो पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं? जैसे आपने 9th क्लास के अंदर सोनार वगैरह पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। क्या था उससे भी ये पता कर सकते थे, मेटल फ्लोज। कैसे पता कर सकते थे? उसमें लाइट जाती है और फ्लो से टकरा करके वापस आ जाती है ना। तो यहाँ पे भी देखो सारा काम किसका है? इस लाइट को यहाँ तक पहुँचने के बीच में कुछ ना कुछ पंगे कर रहे हैं। देखो दिस इज द मेन स्पॉट, यहाँ पे हो रहा है। चोर आया था तो यहीं आया था, गाड़ी आई थी तो यहीं आई थी, हम आए थे और गेट खुला था तो यहीं आए थे, है ना। और अगर जब आग लगी थी और फिर अलार्म बजा था तो यहीं से उसने रेडिएशन पास किए थे और अलार्म बजा था। मतलब जो भी काम हो रहा है वो इसी स्पॉट पर हो रहा है। तो आप समझ लो कि सारी एप्लीकेशन यहीं पे बेस्ड है। आपको 2-3 ही समझनी है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही अगर किसी भी मेटल के अंदर आपको ये पता करना हो कि फ्लो है या नहीं है, एक तरफ ये लगा दो डिटेक्टर और एक तरफ से लाइट रेडिएशन भेजते रहो, ठीक है। और अगर कहीं पे फ्लो होगा, कुछ क्रैक व्रैक होगा तो लाइट उसमें से पास होकर चली रहेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं जाएगी। अगर कोई ट्रांसपेरेंट वगैरह वाली चीज़ है तो, ठीक है, लाइट अगर आप भेज रहे हो तो वो टकरा करके वापस आ जाएगी, नहीं तो चली जाएगी। और दूसरा क्या तरीका है, जैसे कि अगर एक मेटल का ब्लॉक इमेजिन करें अपन, यहाँ पे बीच में कोई फ्लो हो, अगर यहाँ से आप रेडिएशंस भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप रेडिएशंस भेज रहे हो, अगर ये फ्लो नहीं है तो ये पास आउट हो जाता है। रेडिएशंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और अगर कोई भी फ्लो है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है
चाहे छेद है वो भी एक ऑब्स्टेकल या एक होल रह गया, वो ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है और उसको रिफ्लेक्ट करवा देता है। तो अगर आप इधर फोटो डायोड रखोगे तो उसके अंदर भी आपको पता लग सकता है कि आने वाली लाइट कम हो जाएगी या आने वाली एनर्जी कम हो जाएगी, और यहाँ पे रखोगे तो भी पता लग सकता है कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्या है, ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है एक्सप्लेनेशन। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पिछले 3 वाले आप पढ़ लेना। इसके अलावा जो आपके लेवल के हैं, टू डिटरमाइन ओपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी बताया आपको। ओपेसिटी मतलब कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और कितना ज़्यादा ओपेक है, तो वो भी वैसे पता लग जाएगा, है ना, कि ओपेक का मतलब लाइट को रोकना और ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट को ना रोकना, तो वहीं से पता लगेगा। ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट का ऑटोमेटिक स्विच करना मतलब स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना, वो भी ये कर सकता है। कैसे? रिले सर्किट के साथ में अपन क्या लगा देंगे, स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। ये देखो, जब तक तो दिन है तब तक इस पे लाइट आती रहेगी, तब तक ये सर्किट चलता रहेगा और ये बंद रहेगा। रात होगी तो यहाँ पे लाइट आनी बंद, ये सर्किट बंद और ये चालू। ठीक है, यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, सेंसर तो है ही है। टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, वो भी बताया आपको। यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकल सकता है, इसके अंदर अलग अलग आप न्यू दोगे, है ना, न्यू वर्सेस वीएस बनाते हो ना, अलग अलग न्यू दोगे, अलग अलग वीएस निकालोगे और उससे बनेगा, वो इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में करा रखी है। ठीक है, चैप्टर आपका हो गया फिनिश। पर एक चीज़ मैंने तुम्हें कही थी कि मैं लास्ट में करवाऊंगा, कुछ याद है? कुछ याद नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बढ़िया सा डायग्राम, सिंपल डायग्राम तो आपके पास बना हुआ है ना? कौन सा है सिंपल डायग्राम? इस तरह का सा कुछ है। यस सर, क्या बनाने तो दो। ऐसी कुछ ट्यूब है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट थी, बना लो इसको। ये ऊपर हमने लगा रखा था क्वार्ट्ज ग्लास, इस पे सी लिखते थे, इस पे ए लिखते थे, और ये क्या है, दिस इज इवैक्यूएटेड, माने जिसमें वैक्यूम हो, ग्लास ट्यूब। और ये जो विंडो है, इसको विंडो भी बोलते हैं। इस विंडो के ऊपर यहाँ पे अपन ने रखा होता है एस मैंने लाइट सोर्स। ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, इस पे स्ट्राइक करेगी और इसके अंदर से निकलेंगे फोटॉन्स, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बनाया हुआ है, पुराना ही, इसमें कुछ नया लग रहा है नहीं, पर अभी नीचे से कंप्लीट नहीं किया, करते हैं नीचे से कंप्लीट इसको। ये जो मैंने HT वोल्टेज लिखा था पिछली बार, इसकी फुल फॉर्म पता है क्या आपको? हाई टेंशन वोल्टेज बोलते हैं इसको। जैसे वायर्स आती है ना जो ट्रांसमीटर में लगी हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, उसको हाई टेंशन वायर बोलते हैं, पढ़ा होगा शायद आपने।
चलो अब रुक जाना, आप देख लेना, इसमें मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे पास तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आवाज़ मेरे तक आ नहीं रही? अब पहले देख लो इसको, ये है डायग्राम, ठीक है, आसान है। क्या चेंज किया है इसके अंदर? मतलब कि जो चीज़ आसानी से कही जा सकती है इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है ताकि चीज़ अच्छी लगे। ओके, जैसे सिंपल डिशेस के अच्छे से नेम रखे होते हैं किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में, है ना, ताकि वो ऑर्डर करते वक्त लगे कि महंगी डिश है। सेम वैसे ही ये सिंपल डायग्राम है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। लाइक ये अगर रियोस्टेट किसी को पसंद नहीं आए तो उसकी जगह पे क्या किया जा सकता है, इसको हटा लें और ये वाला सिंबल लगा सकते हो। देखो नीचे से समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था और यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं कि एक बैटरी है हमारे पास हाई टेंशन वोल्टेज की, और इस बार ये देखो प्लस इधर बनाया माइनस इधर बनाया, नहीं तो इस पूरे चैप्टर के अंदर पहले मैं इधर प्लस बना देता था फिर हटा करके माइनस करता रहता था ना। इस बार ये प्लस लगाया, देखते हैं, और इस बार ये प्लस बना दो माइनस बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता देखेंगे। इसके साथ में एक रियोस्टेट लगाया जो आपको बताया था कि किसके काम आता है, टू कंट्रोल द वोल्टेज। कि सपोज इसके अंदर से 5 वोल्ट मिल रही है हमें पर हमें चाहिए 4, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप 1 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस करवा देंगे, है ना, बाकी 4 वोल्ट ऊपर सप्लाई करवा देंगे। समझते हो इस बात को ना, कि इसके साथ सीरीज में है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा बाकी ड्रॉप ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज ये दे रहा है और ऊपर जो जा रही है वो सेम नहीं है, अलग अलग है ना, तो उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी चाहिए। अभी तक हमारे डायग्राम के अंदर वोल्ट मीटर की कहीं जगह नहीं थी, है ना, तो वोल्ट मीटर भी हमने लगा दिया। जो वोल्टेज की रीडिंग देखेंगे अपन वो कहाँ देखेंगे, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे। क्लियर? तो हमने वोल्ट मीटर कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और ये पैरेलल में ही लगेगा। किस लिए लगाया ये वोल्ट मीटर? बिकॉज जितनी बैटरी हम लगा रहे हैं, जितनी वोल्ट की हम बैटरी लगा रहे हैं, उतने वोल्ट की सप्लाई हम शायद नहीं देंगे, है ना, क्योंकि रजिस्टर लगाया है। अगर ये रजिस्टर सपोज करो कि नहीं लगा होता तो यहाँ पे अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो ऊपर कितना वोल्टेज जाता, 9 वोल्ट ही जाता, तब इस वोल्ट मीटर की कोई जरूरत नहीं थी। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर चाहिए। तो ये डायग्राम, नीचे वाली लाइन समझ में आ गई, उसके बाद ये वाली लाइन समझ में आ गई। यहाँ पे माइक्रो एमीटर तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 पोर्शंस खाली छोड़ दिए थे और यहाँ पे 2 खाली छोड़ दिए थे, और बीच में ये रेड से कलर का क्या बनाया है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। नाम सुना सुना सा है, क्या होता है कॉम्यूटेटर? नहीं सुना हुआ? चलो सुन लोगे, बचपन में सुना था 10th क्लास में, 10th क्लास का वर्ड है ये कॉम्यूटेटर। और वैसे जनरल सा वर्ड है। कॉम्यूटेटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आए। वहां पे स्प्लिट रिंग्स वर्क एज अ कॉम्यूटेटर, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था बोर्ड के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। रिंग को काट करके स्प्लिट रिंग्स बनाते थे एंड स्प्लिट रिंग्स वर्क एज अ कॉम्यूटेटर। फिर वहां पे डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट थी कि व्हाट इज अ कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। वहां ये लाइन थी पूरी, ठीक है। तो आज फिर उसकी जरूरत पड़ी है। कॉम्यूटेटर का मतलब क्या है, जैसे अपन बात नहीं कर रहे थे इसके अंदर कि अगर तो अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चाहते हैं तो बिना बैटरी के भी देख सकते हैं। ध्यान से सुन लो, बनाने की जल्दी मत करो, ठीक है। मिल जाएगा डायग्राम तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली। तो आप देखो, बिना वोल्टेज के अगर अपन डायरेक्ट इस ग्रीन को इस ग्रीन से कनेक्ट करके यहाँ पे मीटर लगा दें और सिर्फ लाइट सोर्स आने दें तो भी उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिल सकती है। पर हम वोल्टेज लगाते क्यों हैं? वोल्टेज हम लगाते हैं एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए,
वो लगाते हैं सही तरीके से, है ना, हेल्पिंग नेचर की तरफ से, कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे अपन नेगेटिव लगा देते हैं, और यहाँ आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं कि भी उसका छोड़ के जाना आसान हो जाए और उसका वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाए। इलेक्ट्रॉन को तो लगेगा मुझे एनर्जी मिल गई, बट एक्चुअली में एनर्जी हम दे रहे हैं बाहर से। समझते हो इस बात को? और एक अपन क्या करते हैं कि इसको उल्टा करके भी लगाते हैं ना, इसको उल्टा करके भी लगाते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि इसके पास एक्चुअली में दम कितना है ना। जो अभी तक उसको बुला रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, वो अचानक से क्या हो गया, ऑपोजिट नेचर का हो गया, ताकि वो चेक कर सके कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है। फिलोसफिकली भी समझ सकते हो, लाइक आपके पेरेंट्स उनके साथ अफेक्शनेटली जुड़े हुए हैं, कभी चैलेंज भी दे सकते हैं आपको कुछ काम करने के लिए, ताकि पता चले कि आपके अंदर सच में एबिलिटी कितनी है। तो वैसे ही ये क्या होता है कि इसके खिलाफ हो जाता है नेगेटिव होकर के, जिससे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। आप इसको नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हो, फिर भी ये पहुंच जाता है, थोड़ा और नेगेटिव करते हो फिर भी पहुंच जाता है। तो एक नेगेटिव की वैल्यू ऐसी आती है जिसपे पहुंच नहीं पाता। क्लियर? मतलब कि कभी आपको यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, कभी आपको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। वो कैसे होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप या तो ये कर सकते हो कि बैटरी को हटाओ लगाओ, ये कर सकते हो। पर आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर एक बार इसे विजिट तो करा ही होगा, उसमें आपने सेल देखे होंगे, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, जो डब्बा सा रखा होता है उसके अंदर व्हाइट कलर का सिलेंडर सा रखा होता है, देखा है क्या? ऐसे ये वो वाले रिमोट वाले सेल नहीं होते कि सर कोई नहीं ऐसे निकालेंगे और उल्टा करके लगा देंगे। और ये कनेक्शंस लगाने के लिए वो वायर्स होती है जिनके ऊपर थ्रेड सा बंधा होता है वाइट से कलर का, और वो जब आप वायर का कनेक्शन करते हो तो इतना पक्का कर देते हो कि साल भर ना निकले। वो ऐसे घुमा घुमा के, एक तो टाइट ऊपर से, उसके बाद स्क्रू होता है उसे टाइट कर देते हो कि हिले ही ना, है ना। मीटर बेज में भी करा होगा तो एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे आपको जोड़ने पड़ते हैं। तो बार बार हम इसको हटाएं या इसको हटाएं या इसको हटाएं, इसको हटाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको कुछ एक केबल्स भी मिलती होंगी, फिजिक्स लैब में आपने देखा होगा, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, प्लग करते हैं, उसमें साइड में भी जगह होती है। देखा है फिजिक्स लैब के अंदर गए हो तो? नहीं गए तो ये बातें सुनते रहो, वहां पे जाओगे तो सच में दिखती रहेंगी ये चीजें। तो उन दो केबल्स को यूज कर सकते हैं कि ये सर्किट हमने अलग बना दिया, जिसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टैंड पे ये लगा होगा, बाकी सारा ऑप्टिकल सामान सारा एक तरफ लगा दिया और ये इलेक्ट्रिकल सामान सारा एक तरफ लगा दिया। अब कोई बच्चा कहे सर आपने एमीटर यहाँ लगाया, यहाँ लगा सकते थे क्या? लगा सकते हैं, पर अपन ने दो अलग अलग क्यों बनाए? देखो इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल सामान नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान नहीं है, ठीक है। ये अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, और उनको दो वायर से हमने, सिंपल सा तरीका है, दो वायर से ऐसे वायर्स ऑप्शनल रखी हुई हैं कि इस वायर को यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, पर इसको यहाँ और इसको यहाँ फिक्स नहीं किया। देख रहे हो डायग्राम में? अगर तो हम इसको और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव है अभी, माने कि दिस एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर बैटरी ऐसी है तो, और दिस एंड इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो दिस विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, और ये सपोर्टिंग रोल में। जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है तब आप क्या करोगे? इसको हटा करके ऐसे लगा दोगे, आपने कम्यूट कर दिया, इसको कहेंगे कम्यूट कर दिया, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव हो जाएगा और उस केस के अंदर आप वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाओगे, इस रियोस्टेट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करोगे, वोल्टेज को ज़्यादा करोगे, और आपको पता लगेगा कि किस वैल्यू पर आकर के रुक जाता है, ठीक है। और फिर वो आप वैल्यू नोट करोगे, तभी तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे नहीं तो, है ना। समझ गए? तो ये है प्रॉपर डायग्राम। इसमें रियोस्टेट चाहे ऐसा बना लो चाहे वैसा बना लो, जो मैंने पहले बनाया था, ऐसे बना करके आना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वो वाला डायग्राम नहीं बना के आना एग्जाम के अंदर कि डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी लगा दी, की लगा दी और रियोस्टेट लगा दिया। और ये बनाना है, इसके साथ में जरूर लिखना कॉम्यूटेटर, 10th नहीं लिखना, ठीक है। ये डायग्राम नोट्स में भी नहीं बना हुआ तो आप बना लेना, काफ़ी सारी खाली जगह है इसमें। और लास्ट में कुछ वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेरीफाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। ये टॉपिक था, इस ईयर बोनस मिल रहे हैं आपको, तो ये टॉपिक नहीं है, पर ये टॉपिक था किसके बारे में? ये जो डी ब्रॉय वाला हाइपोथेसिस है ना, उसको कॉन्सेप्ट बनाता है ये टॉपिक, कि डी ब्रॉय ने कहा था कि पार्टिकल के साथ भी वेव होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, पर उसके अंदर वेव नेचर भी देखने को मिलता है, और वो वेव नेचर देखने को मिलता है इस एक्सपेरिमेंट में। वेरीफाई करता है ये एक्सपेरिमेंट कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। तो
दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। और अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस, वैसे तो टाइम हमारा आज बहुत कम रह गया, नियरली हो ही गया। तो ऐसा करते हैं, आप पे छोड़ते हैं इसको, फिलहाल के लिए छोड़ दें क्या? थोड़े से ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपको मैंने कहा ये बुक खरीद लो चैप्टर वाइज वाली, जल्दी से खरीद लो इसको। और इसके अंदर के सारे क्वेश्चन, जैसे छोटे छोटे चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अगर चैप्टर वाइज वाले सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो 99% आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम वाले, ठीक है। 100% की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, 99% सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। अब कल मैं देखता हूँ कुछ एक क्वेश्चन अगर डिस्कस करने वाले हुए तो वो करेंगे, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।